महाराष्ट्र के लीडर और शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और ये मुश्किलें उनकी बढ़ेंगी फोन टैपिंग मामले में हुई एफआईआर को लेकर। आपको बता दें, सन 2019 में एक फोन टैपिंग मामले को लेकर एफआईआर हुई थी, जो हुई थी कोलाबा थाने में, और इसमें आईपीएस रश्मि शुक्ला जो कि इंटेलिजेंस हेड रही हैं महाराष्ट्र पुलिस की, उनको बाकायदा उनके खिलाफ नामदर्ज रिपोर्ट हुई थी और यह कहा गया था कि उन्होंने अवैध टैपिंग की है। उन्होंने बिना इजाजत के, बिना परमिशन के कुछ नेताओं के फोन टैप किए, जिसमें शिवसेना नेता संजय राउत और बीजेपी के नेता एकनाथ खड़से, उनका भी नाम था। हालांकि ये एकनाथ खड़से बाद में ये एनसीपी में शामिल हो गए, लेकिन अब सवाल ये था कि रश्मि शुक्ला ने जो ये खुलासे किए कि ये फोन टैपिंग उन्होंने राज्य के डीजीपी की परमिशन से किए और ये मुख्य सचिव की जानकारी में है, और पूरी रिपोर्ट जो मुख्यमंत्री हैं इस समय उद्धव ठाकरे जी, उनको सौंपी गई, जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर पुलिस विभाग में इंटरफेयर करने का आरोप था। कुछ नेताओं को सर्विलांस पर रखने की बात हुई थी और उसके बाद ही जो रश्मि शुक्ला है इंटेलिजेंस, उन्होंने कुछ नेताओं के फोन को सर्विलांस पर रखा था, ये पता लगाने के लिए कि ट्रांसफर पोस्टिंग पुलिस के अंदर जो चल रहा है, जो नेता इंटरफेयर कर रहे हैं पुलिस विभाग के कुछ अधिकारियों को मनमर्जी की पोस्टिंग देने के लिए, आखिरकार वो कौन लीडर हैं और पैसे किस किस में बढ़ते हैं। अब इसी कड़ी में रश्मि शुक्ला जी का बयान दर्ज हो चुका है पहले ही। इसी कड़ी में आपको देवेंद्र फडणवीस, जिनके ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने जो सीक्रेसी है उसको लूज किया है, क्योंकि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को वो चिप सौंपी थी, वो पेन ड्राइव सौंपी थी, जिसमें सारा का सारा डाटा रिकॉर्ड है। अब संजय राउत का नंबर है और पुलिस ने उनको सम्मन दिया है। हालांकि इस मामले में अभी कोई तारीख और बाकी चीजों का खुलासा नहीं हुआ, लेकिन सूत्र ये कह रहे हैं कि रश्मि शुक्ला जी ने जो वो डाटा दिया है देवेंद्र फडणवीस के जरिए, जो सीबीआई जांच के लिए केंद्र के पास गया है, अब इसमें यह खुलासा होगा कि कौन वो नेता थे जिन लोगों ने महाराष्ट्र पुलिस में इंटरफेयर किया और पुलिस के अधिकारियों को मनमर्जी की पोस्टिंग देने के एवज में मोटे पैसे कमाए। तो सूत्रों का कहना यह है कि अब इसमें संजय राउत जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। महाराष्ट्र में संजय राउत और बयानबाजी, ये ऐसा होता नहीं है कि कोई किस्सा हो और संजय राउत बयान ना दें। अभी ताजा उन्होंने जो बयान दिया है उसको लेकर फिर से एक बार बवाल मचा, और इस बार संजय राउत ने ये कहा है कि केंद्र सरकार मुंबई को यूनियन टेरिटरी बनाना चाहती है, यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाने की साजिश कर रही है। उन्होंने उसको साजिश करार दिया है, बेस कुछ भी नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसको लेकर के बाकायदा मीटिंग की गई है केंद्र में और इसको लेकर के एक प्रस्ताव आया है, और इसमें वो ये कह रहे हैं कि ये केंद्र सरकार साजिश करने की कोशिश कर रही है। इसके पलट आपको बताएं, भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि संजय राउत इस तरह की बयानबाजी करके खाली नौटंकी कर रहे हैं, क्योंकि घोटाले दर घोटाले जो खुल रहे हैं उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह का काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ आपको बताएं, जो एनसीपी के प्रमुख हैं शरद पवार, उनके घर ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो महाराष्ट्र में आपको बताएं, वो महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, इससे जुड़े हुए हजारों कर्मचारी उस शरद पवार के घर गए और उन्होंने बाकायदा वहां जूतों से, ईंटों से हमला कर दिया। और उन लोगों का कहना यह था कि सरकार बनने के बाद जिस तरह से ट्रांसपोर्ट विभाग को कॉरपोरेशन बनाया गया, उसके बाद उसकी खस्ता हाल है, और जो कर्मचारी अस्थायी हैं कॉरपोरेशन के और जो स्थायी भी हैं, उनको कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसकी वजह से उनको सैलरी टाइम पर नहीं मिल रही है और उनको पक्का भी नहीं किया जा रहा है जो लोग अस्थायी हैं। इसको लेकर के सरकार ने वादे किए थे, और अब जिस तरह से ट्रांसपोर्ट विभाग ये काम कर रहा है उसको लेकर के जनता में आक्रोश है। वो जो कर्मचारी हैं, उनमें से जो कर्मचारी हैं वो आत्महत्याएं कर रहे हैं, और अभी तक लगभग 120 कर्मचारी इसके चलते आत्महत्या कर चुके हैं, क्योंकि उनको जो सैलरी बढ़नी थी वो सैलरी नहीं बढ़ी, जो तनख्वाह टाइम पे मिलनी थी वो नहीं मिल रही है। कर्मचारियों का कहना है कि उनको कॉरपोरेशन को जब तक स्टेट जो कर्मचारी हैं, राज्य के कर्मचारी हैं, इस कॉरपोरेशन को खत्म करके उसमें मर्ज नहीं किया जाएगा,
तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इसको लेकर के उन्होंने आंदोलन जारी रखा है और इस आंदोलन को आपको बता दूं, यह आंदोलन नवंबर 2021 से चल रहा है, यानी आप समझ लीजिए। और अभी तक सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। ये जो ट्रांसपोर्ट को कॉरपोरेशन बनाया गया, इसके बाद आप बताऊं कि यहां हालत खराब हो गई है। कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलना, उनका प्रमोशन टाइम पे नहीं होना और कई बार तो तनख्वाहें नहीं मिलती है, ऐसा कहना है कर्मचारियों का। इसके चलते लोग भूखा मरने को मजबूर हैं और उनका कहना यह है कि महाराष्ट्र सरकार ने हमसे वादे किए थे, ये जो उद्धव सरकार महाविकास आघाड़ी है, कि हम सत्ता में आएंगे तो एनसीपी ने कहा था कि मैं आपकी बात को आगे रखूंगा। लेकिन अब इतने दिन बाद बीतने के बाद भी ये शरद पवार कुछ भी नहीं कर रहे और इसको लेकर गुस्सा जो फूटा था ये हमले में बदला। हालांकि इसको लेकर के जो संजय राउत है वो ये कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है और इसकी हम जांच कराएंगे। सवाल तो ये है, और ये सवाल उठाया अजीत पवार ने। अजीत पवार जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि आप देखिए, अगर कर्मचारी हमारे जो प्रमुख हैं एनसीपी के, उनके घर पे हमला करते हैं और पत्रकार वहां पहले से मौजूद थे, पत्रकारों को यह सूचना थी, जो स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के कर्मचारी हैं वो शरद पवार के घर पे मार्च करने आ रहे हैं और वो हमला भी कर सकते हैं, तो पुलिस को यह सूचना क्यों नहीं थी? तो किसकी जांच कराएंगे? सवाल तो यह है कि आप किसके खिलाफ जांच करोगे? पुलिस के खिलाफ जांच कराओगे? आप ही की पुलिस, आप ही के अंडर। तो बयानबाजी कर रहे हो तो इसके पहले सोचो तो सही कि साजिश की है तो किसने की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के लीडरों का कहना यह है कि ये घोटाले दर घोटाले जो हो रहे हैं और इन घोटाले में एनसीपी के कई लीडर तो जेल में हैं। इसी में संजय राउत की जो पत्नी है उनकी प्रॉपर्टी सीज हुई और अभी हाल ही में जो बीएमसी है वो बीएमसी के स्थायी समिति के चेयरमैन है, उनके घर पे उनकी प्रॉपर्टी पर 1000 करोड़ रुपए का घोटाला ये खुलासा हुआ। और इसको लेकर के जब बातें खुल रही हैं और ये कहा जा रहा है कि ये जो है जो बीएमसी के स्थायी कमेटी के जो चेयरमैन है उनके घर से बाकायदा जो डायरी मिली उसमें मातोश्री का नाम भी था। तो मातोश्री का नाम होने से वो चीजें खुलने लगी। इनकम टैक्स विभाग ने बाकायदा उनकी करोड़ों रुपए की संपत्ति को जब्त किया और ईडी और इनकम टैक्स मिलकर के ये जांच करने में लगे हुए हैं कि जो बीएमसी के वो लीडर के घर से जो डायरी मिली जिसमें 2 करोड़ रुपए के गिफ्ट और 50 लाख रुपए की घड़ी देने की बात कही जा रही है, वो मातोश्री में किसको दी? मातोश्री माने उद्धव ठाकरे जी का निवास स्थान। तो जब ये बातें चल रही हैं ऐसे में संजय राउत की पत्नी, उनकी प्रॉपर्टी, संजय राउत वो भी लिंक हो रहा है। इसी तरह शरद पवार जी का लिंक हो रहा है। जो ये घोटाला खुला है 100 करोड़ रुपए का उगाही का अनिल देशमुख का, और इस मामले में आपको बता दूं कि सीबीआई को जांच दी गई है और जब सीबीआई अनिल देशमुख से पूछताछ करेगी तो ये माना जा रहा है कि तार कहीं ना कहीं ये शरद पवार तक जुड़ सकते हैं। अब ये जो मामले सारे खुले इसमें एक छवि खराब हुई महाविकास आघाड़ी की कि ये जो सरकार है ये भ्रष्टाचार करने वाली सरकार है, यहां उगाही चल रही है, यहां अनियमितता चल रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी खुलासा हुआ था और इस मामले में रश्मि शुक्ला नाम की जो आईपीएस अधिकारी है उसके खिलाफ महाराष्ट्र की पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। उस मामले में भी संजय राउत से पूछताछ के लिए जो पुलिस है महाराष्ट्र की, मुंबई की, वो उनको बुलाएगी। तो मामले कई खुल रहे हैं। जहां तक रश्मि शुक्ला है उनका बयान दर्ज हुआ था, लेकिन इन्होंने आरोप लगाया महाराष्ट्र में कि भाई संजय राउत का फोन और एक बीजेपी लीडर का फोन बगैर अनुमति नियमों को ताक पे रखते हुए सर्विलांस पे रखा गया। लेकिन रश्मि शुक्ला ये कहती हैं कि उन्होंने उस समय के जो सचिव हैं, मुख्य सचिव, उनसे परमिशन ली थी, डीजीपी की जानकारी में था और 2 नेताओं की बातचीत, संजय राउत की बातचीत जो हुई है इसमें कहीं ना कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग की कोई चीजें बातचीत हुई है। अब इसका खुलासा कौन करेगा? ये बीजेपी के लीडरों का कहना है कि जब तक सीबीआई इसकी जांच नहीं करेगी ट्रांसफर पोस्टिंग की तब तक इसमें सच्चाई पता लगेगी नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र की पुलिस उसमें किसी में इतना दम नहीं है कि वो महाराष्ट्र के जो सत्ता में बैठे हुए नेता हैं उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई कर सके। तो ये सारा मामला है और इसके मामले में आपको बताएं जो ये गृह मंत्री दिलीप
वलसे है, महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री दिलीप पाटिल हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि इस सारे मामले की जो जांच चल रही है, इसमें एक तरफ फोन टैपिंग वाला मामला है, उसकी पुलिस जांच कर रही है, और इसी तरह अब हम ये भी जांच कराएंगे कि जो शरद पवार जी के घर पे हमला हुआ, इसके पीछे कौन लोग थे, क्योंकि एक बड़ी संख्या कर्मचारियों की वहां आकर के उन्होंने पथराव किया है, जूते चप्पल चलाए हैं, यहां तक कि सुप्रिया सुले जो कि शरद पवार की बेटी है, उसके समझाने के बाद भी भीड़ शांत नहीं हुई। तो किसने इन लोगों को इधर मूव करने के लिए कहा और हमला करने के लिए कहा, इसकी जांच कराई जाएगी। लेकिन सवाल वही है जो अजीत पवार बोल रहे हैं कि जब पुलिस इनकी है तो फिर गलती किसकी है? अपनी सरकार में अगर कर्मचारी उत्पीड़न हो रहा है उनका, और वो कहते हैं कि हमारी तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, हमें पक्का नहीं किया जा रहा है, हमारा कॉरपोरेशन बना करके कंगाल कर दिया गया है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? ट्रांसपोर्ट विभाग के जो मंत्री हैं, हमने देखा था अनिल परब, उनके ऊपर खुलासा था कि वो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसा ले रहे थे, वो बैक डेट में रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। यानी जिस मंत्री को देख लो, जिस मंत्रालय को देख लो महाराष्ट्र में, कहीं ना कहीं विवाद में फंसा है। और अब कई नेता वो जांच के दायरे में, सीबीआई हो, ईडी हो और इनकम टैक्स हो जो जांच कर रहा है, वो जेल में पड़े हैं। तो संजय राउत जी बयानबाजी करते हैं, जांच की बात करते हैं, लेकिन अब वो अपनी ही सरकार में किसके खिलाफ जांच करेंगे? सवाल तो जनता ये पूछ रही है। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि किस तरह के काम वहां हो रहे हैं कि जो बाला साहब ठाकरे जी की जो विचारधारा थी, हिंदुत्ववादी विचारधारा, अब ये सरकार तो वैसा काम कर नहीं रही है। द कश्मीर फाइल फिल्म थी, उसको लेकर के जिस तरह से टैक्स नहीं फ्री किया गया, उसके जो विरोध करने वाले लोग थे उनके मामले में वहां मौन धारण किया गया। जो मस्जिदों पे लाउड स्पीकर की बात आई थी, उसको लेकर के जो हनुमान चालीसा कहीं बोला जा रहा था, उसके लाउड स्पीकर हटाए गए। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की जनता का कहना यह है कि उनकी उम्मीदों पर यह सरकार महाविकास आघाड़ी ये फेल है पूरी तरह, और हिंदुत्व वाली एजेंडे को शिवसेना ने भी पीछे छोड़ दिया है। और इसलिए अब इस सरकार को सबक सिखाने के लिए जनता एकजुट होती दिखाई दे रही है। इसीलिए ये इधर उधर की बयानबाजी करके मुद्दों को मोल्ड करना चाहते हैं और जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। बाकी इस मामले में कुछ भी नहीं है। वंदे मातरम।